कैसे एक फकीर का गुरु बना चोर। आप सभी की इच्छाओं को नमन करता हूँ। एक छोटी सी कहानी की ये टाइटल है। कैसे एक बहुत बड़े फकीर हसन नाम के हुए थे, उन्होंने कैसे चोर को अपना गुरु बनाया और माना। बात उन दिनों की है जब पुराने ज़माने में सराय हुआ करती थी। जैसे आज होटल होते हैं वैसे पहले सराय हुआ करती थी। शहर में जब कोई जाता था तो जब कहीं उसको ठिकाना नहीं मिलता था तो वो सराय में ठहरता था। जैसे आजकल आप सब लोग जाते हैं और कोई जानकार नहीं है तो होटल में जाते हैं। जैसे आपका आईडी प्रूफ मांगते हैं अभी होटलों में, वैसे पहले भी कोई ना कोई प्रूफ मांगा जाता था सराय में रुकने के लिए। तो एक बार हसन नाम का फ़कीर था, बहुत ही मशहूर फ़कीर था, और वो एक लंबी यात्रा पर गया। उसी यात्रा पर जाकर के वो ऐसे अनजान शहर में चला गया जहाँ पर कोई उसको जानता नहीं था। अब वो पहुँचते पहुँचते उसको रात के 12 बज गए। 12 बजे वो एक सराय में पहुँचा और सराय के मालिक से बोला, जी मुझे आज रात बितानी है, अपनी सराय में जगह दे दो सोने के लिए। तो सराय के मालिक ने कहा, जी आईडी प्रूफ है, किसी को जानते हो? क्योंकि बगैर जान पहचान के पहले तो आईडी प्रूफ यही होता था, जी किसी से कहलवा दो। तो कहने का मेरा मतलब है, अब उसको कोई जानता ही नहीं है, रात को 12 बज रहे हैं, किससे कहलवाएगा, किसी को जानता ही नहीं उस शहर में। तो काफ़ी प्रयास करने के बाद ये भी कहा, जी मैं तो फ़कीर हूँ, मैं तो संत हूँ। लेकिन उन्हें संत वंत से कोई मतलब नहीं, क्योंकि कोई संत है और आज किसी होटल में ठहर के दिखाओ रात को बगैर आधार कार्ड के, कोई ठहराएगा नहीं। तो ऐसे ही पहले भी रूल हुआ करते थे सराय के। तो वही हुआ, वहाँ से बाहर निकलना पड़ा। अब वो वहाँ से निकल कर के फ़कीर हसन एक पेड़ के नीचे जाके बैठ गया। बोला, भैया अब रात तो काटनी है, या पेड़ के नीचे बैठ जाता हूँ। तो जब पेड़ के नीचे बैठे बैठे उसे 1-1.5 घंटा हो गया तो एक व्यक्ति वहाँ से निकला, वहाँ पेड़ के नीचे से रास्ते से। तो हसन ने कहा, भैया कौन हो? उसने कहा, जी चोर हूँ। उसने कहा, चोर? हाँ जी। उसने कहा, भैया आप कौन हो? उसने कहा, भैया मैं तो एक महात्मा हूँ, एक फ़कीर हूँ। तो यहाँ कैसे बैठे हो? उसने कहा, जी ऐसे ऐसे मैं तो यहाँ अनजान शहर है और मैं यहाँ आया हूँ और इस सराय में गया था। उस सराय के मालिक ने बोला, जी किसी को जानते हो? मैं तो यहाँ किसी को जानता नहीं। बोले फिर? बोले अब कहीं ठहरने की जगह नहीं है। उसने कहा, जी मुझे कोई आईडी प्रूफ नहीं चाहिए आपका और कुछ नहीं चाहिए, अगर आप चाहो तो मेरे घर में ठहर सकते हो। उसने कहा, भाई मैं अनजान आदमी, होटल वाले सराय वाले नहीं ठहरा रहे, आप मुझे क्यों ठहरा रहे हो? उसने कहा, मैं खुद चोर हूँ और आप मेरे से क्या चोरी कर लोगे? ज़्यादा से ज़्यादा आप चोरी तो कर लोगे, उनको तो चोरी का ही तो डर है। ज़्यादा ज़्यादा आप भी चोर होगे तो आप भी चुरा ले जाओगे, तो मेरा क्या ले जाओगे? चलो मेरे घर पे ठहरो। तो वो चोर उसको वहाँ से ले जाके अपने घर पे बिस्तर लगा दिया। बोले आप आराम करो, मैं अपने काम पे निकलता हूँ क्योंकि मुझे चोरी करने जाना है। वो हसन उस चोर के मकान में सो गया और वो चोर अपना चोरी करने चला गया। सुबह 4-5 बजे हसन की नींद जब खुली तो वो चोर लौट के आ गया। तो जब लौट के आ गया तो हसन ने कहा कि भैया कुछ मिला? उसने कहा, नहीं आज जुगाड़ बैठा नहीं। अब हसन ने पूछा कि फिर जब मिलता ही नहीं है? उसने कहा, कल मिलेगा। तो हसन तो फ़कीर था और फ़कीर तो बड़े शोध करते हैं, तो वो उसने कहा, और रुक सकता हूँ? उसने कहा, जब तक चाहो तब तक रुको, खाना खाओ, लोट मारो, मौज करो। तो हसन वहाँ पर 1 महीने तक रुका।
जो फकीर था, जो संत था, वो 1 महीने तक वहां रुका। क्या क्या किया? वो रोज चोर जाता था, जब उसका टाइम हो जाता था रात को चोरी करने, और रोज खाली हाथ आता था। तो हसन उसको रोज कहता था कि जब कुछ मिलता ही नहीं है तो इस काम को छोड़ क्यों नहीं देते। उसने कहा नहीं, आज नहीं तो कल मैं अपना कर्म कर रहा हूं, मैं रोजाना अपनी ड्यूटी कर रहा हूं। आज नहीं मिल रहा कोई बात नहीं, कल मिलेगा, कल नहीं मिल रहा परसों मिलेगा, परसों नहीं परले दिन मिलेगा, मिलेगा जरूर, मैं अपने काम को छोड़ूंगा नहीं। जब हसन बहुत फेमस हो गया, बहुत बड़ी संत बन गया, तब हसन ने अपने किताब में लिखा था कि मैंने चोर को गुरु माना। कैसे? हम परमात्मा की पूजा करते हैं, आराधना करते हैं परमात्मा को पाने के लिए, और जब परमात्मा हमें फल नहीं देता है तो हम नाराज हो जाते हैं, यही तो बेकार है, या कि तो पूजा करनी बेकार है, या को तो स्मरण करना बेकार है, कोई काम ही ना है रो। लेकिन उस चोर की बात को देख करके हसन ने कहा, मुझे उस दिन बोध हुआ कि जब एक चोर अपनी उम्मीद नहीं छोड़ता, वो तो चोरी कर रहा है, सबसे घृणित काम कर रहा है, और वो भी अपना काम नहीं बदलता, और हम संत फकीर होकर के परमात्मा को प्राप्त करने के लिए निकले हैं, और हम कर क्या रहे हैं? हम तो थक जाते हैं, रुष्ट हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, अरे यूं फल वल ना दे, बेकार है। तो हसन ने फिर परमात्मा की प्राप्ति करी इसी बात को लेकर के। कष्टों को, क्योंकि रोजाना वो चोर को भी कष्ट मिलते थे, कहीं जाग पड़ जाए, कहीं तो भागदड़ मच जाए, कोई आगे पीछे भगले, लेकिन उस चोर ने प्रयास नहीं छोड़ा। उसी प्रकार से जब हम पूजा पाठ, किसी को स्मरण करते हैं, किसी इच्छा को लेकर के हम काम करते हैं, तो उस इच्छा को हम, अरे हमारे बस की नो भैया, ये हमारे नहीं ना बनी, ये हमारी कितनी बड़ी भूल है। हम जिस इच्छा को लेकर के चल रहे हैं, उस इच्छा को उसने तो खैर परमात्मा से जोड़ा था हसन ने, क्योंकि उसको तो परमात्मा की प्राप्ति करनी थी। अब प्राप्त हुआ नहीं हुआ उसका तो मुझे तो मालूम नहीं है, लेकिन उसकी किताब में जो लिखा था मैं वो बता रहा हूं। तो हसन अरब कंट्री के फकीर थे। तो हसन ने ये लिखा कि मैंने उस चोर से सीख करके, चोर को गुरु बना करके, जब चोर हार नहीं मान रहा तो मैं कैसे हार मान जाऊं, और मैंने परमात्मा की प्राप्ति कर ली, ज्ञान की प्राप्ति कर ली। हसन बहुत बड़ा फकीर हुआ, दुनिया उनको फॉलो करती थी, दुनिया उनके पीछे थी, और ऐसा बताते थे लोग कि उसको परमात्मा की प्राप्ति हो गई, मतलब अल्लाह की जो उनके उसमें है धर्म में। कहने का मेरा मतलब ये है कि आपकी कोई इच्छा होती है, उस इच्छा से आप पूर्ण करने में लगे रहते हैं, लगे रहते हैं, लगे रहते हैं, और एक दिन आपका मोह भंग हो जाता है। क्यों हो जाता है? यूं पूरी ना होगी भैया, यूं हमारे नहीं ना बनी, ये गलत बात है। जब एक चोर अपनी चोरी नहीं छोड़ता, जो सबसे घटिया काम है, जब वो उम्मीद नहीं छोड़ता, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो परले दिन, तो आप अपनी इच्छा को इतना कमजोर क्यों समझते हो, जबकि आप तो खुद इच्छा हो। तो मेरा तो यही कहना है। आज एक और वाक्य मैं आपसे चर्चा करना चाहता हूं। एक हमारा जैसा पिताजी का और हमारा केस हुआ, वैसा ही केस आजकल राजा भरतपुर महाराजा सूरजमल का वंशज है, जो पूरे देश में एक ऐसी रियासत रही है जिसने कभी हार का मुंह नहीं देखा, ऐसा लोग बताते हैं, मुझे तो नहीं पता। और सबसे बड़ी रियासत हमारे इस क्षेत्र में, ये बल्लू राजा वगैरह सब उसी के अधीन थे। मुगलों से बड़ी लड़ाई करी उन्होंने, और बड़े ही रणनीतिकार थे, बड़े अच्छे योद्धा थे। महाराजा सूरजमल के वंशज हैं अभी जो फिलहाल महाराजा हैं वो ज्ञानेंद्र हैं, या कुछ ऐसा ही नाम है,
वो कैबिनेट मिनिस्टर भी रहे हैं कांग्रेस सरकार में पिछली बार। और विश्वेंद्र हैं, महाराजा विश्वेंद्र। और वो ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं अपनी पत्नी पे और अपने बेटे पे कि मुझे रोटी नहीं देते, मुझे मारते पीटते हैं। उस ज़मीन को हड़पने के लिए, जो शाही महल है, मोती महल है, उसको हड़पने के लिए, उसको किसी और को देने के लिए, जबकि उनका अपना बेटा है और अपनी जो महारानी है वो है, वो माँ बेटे से छीनना चाहते हैं उसको। और वही समाज, मैंने काफ़ी, किसी ने मेरे को भेजा था कि महाराज जी आप जैसा केस है ये, वही समाज के जो चौधरी बनते हैं वैसे ही वो ये कह रहे हैं कि महाराजा विश्वेंद्र की वो है। वो लड़का एक चीज़ कह रहा है कि 3 साल 2 महीने से ये कहाँ थे, जब इनको इस महल की और इस सब सिस्टम की याद क्यों नहीं आई, हमें छोड़ करके चले गए। क्योंकि उस समय तो वो कांग्रेस की सरकार थी, उसमें कैबिनेट मिनिस्टर थे, अय्याशी में और उसमें डूबे रहते थे। जो उस लड़के का कहना है, मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने उसकी बाइट भी देखी और उसके पिताजी की भी देखी। और हमारा पूरा क्षेत्र, पूरा भरतपुर और ये यहाँ तक के दिल्ली तक के जाट, उसमें से वही फालतू लोग, भाई महाराज विश्वेंद्र है, वो दिवाएंगे, महल दिवाएंगे, फलानो करेंगे, ढेंको करेंगे। उस लड़के का बयान, उसकी माँ का बयान भी मैंने देखा था। उन्होंने कह दिया जी ये चाहते हैं कि इस महल को बेचना चाहते हैं। और वो अकेली ऐसी विरासत बची है उन बुजुर्गों की, जो धरोहर है, और अगली पीढ़ी हम हैं, हम इसकी रक्षा करेंगे, सुरक्षा करेंगे। और हमारे लिए ही तो है ये, इन्होंने कोई कमाई थोड़ी है, इनको विरासत में मिली है और इन्होंने इतना बेच के खा गए। तो विश्वेंद्र का वही हाल हो रहा है जो हमारे पिताजी का हाल हुआ। और मैं गारंटी देता हूँ आपको, उस बच्चे से और उसकी माँ से ये कितनी ताकत लगा लो, ये जो डोल रहे हैं ना पंच बने, क्योंकि इनने तो काम चाहिए, इन पे तो कोई काम तो है ना। इनने तो बस जगह मिल गई और वो महाराजा के संग मिल गई और वह पेलो। इनका भी वही हश्र होगा जो हमारे केस में हुआ है। ये ताकत लगा लें, उसको विश्वेंद्र को उसमें घुसा नहीं सकते बगैर उसके बेटे की परमिशन की। वो बेटे के पास कहाँ गया, कैसे गया? पहले तो तू ही था मालिक उसका, तो बेटे के पास तू जाएगा। वही हमारे केस में हुआ। भाई जायदाद पहले तो मेरे पिताजी के नाम थी, बाद में मेरे नाम आई। अब मेरा पिताजी उसको मेरे नाम से अपने नाम कराना चाहता है। ये तो हुई ना बेवकूफ़ी वाली बात। अब कैसे करा लेगा भाई? अब तो जाएगी तो मेरे बच्चों के नाम जाएगी, अगली पीढ़ी को जाएगी, उल्टी जाएगी। गंगा उल्टी बहती है कहीं? समुद्र से और हिमालय की तरफ कभी गंगा बही है? कभी बह भी नहीं सकती। तो ये जो लोग खाली बैठे काम ढूंढते हैं, वही ओ भैया स्टेटसन पर लग रही है, वो महाराजा वो दिलाएंगे, अरे वो तो पैदा ही साले इतने ऊंचे खानदान में हुए, उसे क्या दिलाओगे? काहे की लड़ाई लड़ रहा है वो? जो कैबिनेट मिनिस्टर रहा, जो आज तक हारा नहीं, इस बार हारा है, एमएलए रहा सदा से, चाहे किसी सरकार किसी की बने, वो हमेशा एमएलए रहता था विश्वेंद्र। और वो आदमी ये कह रहा है, क्या कह रहा है? मुझे रोटी नहीं देते जी। अरे तुझे तो पेंशन इतनी मिलती है, हैं? तुझे कौन है रोटी देने वाला? मुझे मुँह मारे हैं। अरे वो लड़का जो बेचारा बाहर विदेश में पढ़ के आया है, फिर मैंने एक और बाइट देखी कि जी हमारे बड़े बूढ़े गए प्रपोजल देने के, और भाई उन तो नहीं हो गया थी गेट आउट, और का तेरा माला गिर। तो बाप बेटे के उसमें कौन हो भाई तुम? हैं? तुम कौन हो? तुम मध्यस्थता कराओगे बाप बेटे के बीच में? वो उसका बाप, वो उसका बेटा, और वो तो राजघराना है। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, और मैंने उस बच्चे से फ़ोन पे बात करी थी, उसका कहीं से नंबर मंगवाया था,
और उससे बात करी थी, और मैंने कहा जी हम आपके साथ हैं, क्योंकि हम इस पीड़ा से गुजरे हैं। हमारे साथ सेम स्टोरी हुई है। हमारे बाप को इस ठुल्लरों ने जो, क्योंकि वो विश्वेंद्र से तो खाना चाहते हैं, ये पता है राजा है, हैं माल इतना है उसके पास। अब जिनके पास कुछ है नहीं वो उसके साथ लग के, अब राजा का बेटा मतलब राजा का बाप और खुद राजा, तो उसके पास तो माल है ना, तो माल को खाने के लिए ये मक्खियाँ चिपक रही हैं वहाँ पे। और वही हमारे साथ हुआ था। हमारे पिताजी के पास 1 करोड़ रुपया था। उस 1 करोड़ रुपए को खाने के लिए ये पिल्ला लगे हुए थे उनके साथ। तो उसको जो उनका बेटा है विश्वेंद्र जी का, उनसे और महारानी जी से मेरी दोनों से बात हुई फ़ोन पे। तो मैंने कहा मैं आऊँगा और मैं आपके साथ खड़ा हूँ। आज वहाँ पंचायत है, ये लोग आ रहे हैं। तो मैंने उससे पूछा कि मेरी ज़रूरत हो तो बताओ। उसने कहा महाराज जी कोई बात नहीं, सब प्रशासन से वहाँ से सरकार से अच्छी सपोर्ट मिल रही है। और वो क्योंकि वो तो जायज़ के साथ है। हमेशा जो प्रॉपर्टी होती है वो अगली पीढ़ी को जाती है, और जब अगली पीढ़ी को जाती है तो वो उसका वारिश है। अब ये साले जो इधर उधर घूमने वाले और जो खाने वाले और जिन पर कोई काम ना है, ये क्या कर रहे हैं? ये तो मौका ढूंढ रहे हैं। एक को मैंने कहते सुना था जी इसकी ट्रस्ट बना दो महल की, मोती महल की, और इस ट्रस्ट को पब्लिक के हवाले कर दो। अरे तुम कौन हो रे हैं? वो उसके मालिक हैं। सदियों से उनके बुजुर्गों ने इसको सबको तैयार किया। तुम्हारे बुजुर्ग तो साले उनके यहाँ जूते पॉलिश करते थे, है ना? तो अब उनकी औलाद की भी जूते पॉलिश करोगे? उनको पता है तुम्हारी औकात। जो बच्चा विदेश के अंदर पढ़ के आया है उसको तुम बंद के स्वापे 10-20 आदमी 50 आदमी जाके सिरदारी पिरदारी कहा कह के और वहाँ पे दबाव बना दोगे? वो एक एक कानून को जानता है, एक एक चीज़ को जानता है, और वो स्पष्ट बोल रहा है। तो सारा प्रशासन उसके साथ है। उखाड़ लीजिए, तुम पहुँचे उखाड़ो। तो मेरे भाई ऐसा है, जो समझदार लोग हैं वो तो उसके फेवर में रहते हैं, हमेशा न्याय के फेवर में। और जिन पर कोई काम ना है ना, वे भीड़ बन के, अब देखियो वहाँ आज पंचायत में और वो छोरा आवे कोई ना, बुला लीजिए, तुम अपनो कहीं करते रहो। और हिंसा के जुर्म में इनने अंदर और करवा देगो भाई, हिंसा के जुर्म में। क्योंकि अगर महल को उंगलियां लगा दी इनने, भीड़ ने, तो भीड़ की भीड़ जेल में सरेगी। पुलिस का पूरा इंतज़ाम है वहाँ पर, और कर लो। तो देखो आदमी की बुद्धि कैसे ख़राब हो जाती है। फिर मैंने बहुत शोध किया इस बात पे। तो बोले जी ये जिन आदमियों का करैक्टर ठीक नहीं होता ना, वो हमेशा ऐसा ही करते हैं। तो कहीं ना कहीं से दबाव होगा, राजा है, बाहर सेटिंग होगी कहीं ना कहीं। और जो ये हमारे पिताजी के साथ है उसके साथ भी यही हुआ है, उसका भी करैक्टर लूज रहा। तो ये जो करैक्टर है ये बहुत बड़ी चीज़ है। इसी को प्रिंसिपल कहते हैं लाइफ के। ये जो प्रिंसिपल हैं आदमी के लाइफ के, ये बड़े स्ट्रांग होते हैं। और वो लड़का भी प्रिंसिपल से जी रहा है, और हमारे भी अपने प्रिंसिपल हैं। हम भी अपने प्रिंसिपल के साथ कभी कंप्रोमाइज़ नहीं करते, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए काम करते हैं। किसी भीड़ से या उससे इन्फ्लुएंस नहीं होते कि अब ये भीड़ आ गई तो अब तो हम में जन कहा ताकत आ गई। ये भीड़ तो जब दहाड़ है ना, शेर खूब झुंड रहे हैं उनको, हिरनन को और जेबरा फेबरान को, भगदड़ मच जा सब रेन में, और जाकवा को मन करे वह टारगेट कर ले और वह भर दे से पकड़ के ले आवे। तो मैं तो यही कहूँगा कि बेशक आप जिस भी जगह पर हो, अगर आप ठीक हो तो कभी भी कदम पीछे मत हटा लेना। क्योंकि ये भीड़ है और भेड़ हैं। जब भेड़ मेम्या में है ना सगरी मैं करें, तो उनकी आवाज़ शेर की दहाड़ के सामने कुछ नहीं होती। वो सब भगदड़ मच जा उनमें जब शेर दहाड़ है। और शेर हर वक्त, ये तो हर वक्त रास्ता चलते चलते मेम्या आती रहे, भीड़ तो मैं करती। जब आप कभी देखो
और शेर की दहाड़ तो 24 घंटा में एक बार ही घुर्रावेगो, लेकिन जब दहाड़ है ना तो वहाँ से वहाँ तक पहुँच जाएगी। तो वो बच्चा शेर है, शेर का बच्चा है, लेकिन जो शेर था जिसने पैदा किया है वो भेड़ बन गया, जो भीड़ को लेकर के और उनके सामने पीड़ा, वो अपनी आने वाली नस्लों पे धब्बा लगा रहा है वो बुढ़ा विश्वेंद्र, महाराजा विश्वेंद्र। अपनी यारे घर की बात है, अपनी बाप बेटान की सोबर है जाए मेरे यार, घरवाली ते सोबर है जाए। और फिर आप देखो क्या कर रहे हो। चलो हमारी तो कहानी इस तरीके से थी, हमारे बाप के अंदर तो मोह ही नहीं था, तुम्हारे अंदर तो मोह था। तुमने ही तो उस बच्चे को परवरिश करी है, तुमने ही उसको विदेश में पढ़ाया है, तुमने ही उसको सारी फैसिलिटी दी है, तुमने ही संस्कार दिए हैं। और मेरे यार अब उस बच्चे के साथ में ऐसा क्यों गलत कर रहे हो। तो भाई मैं तो यही कहूँगा कि जो भी परमात्मा कहीं रहता हो, इस आदमी को सद्बुद्धि दे और अपने घर जाए और जाकर के अपने बच्चों के साथ, अपने बच्चे के परिवार के साथ में, अपनी महारानी जी के साथ में आनंद करे। ये भीड़ है, ये किसी के काम नहीं आती। ये कोई इलेक्शन नहीं हो रहा है जो वोट डालेंगी। हाँ, ये सब खाने वाले लोग हैं। और हमारे पिताजी को दिख गया, अब एक भी भीड़ तो ना है वाक संग, अब मिम्यारो हैं, अब मिम्यारो वाह भैया गलती है कि फलान रहेगा। तो राजा साहब आपको भी एक दिन ऐसा ही आएगा अपनों के साथ में। अपने तो अपने होते हैं, उसको पैदा किया है आपने, और महारानी जी को आप ब्याह के लाए हो और वो अपने घर में है, आप डोल रहे हो भगे इधर उधर। कहा ले हो बाहर कछ मिले, बाहर तो साले सब खाल उधारा है, ये मतलब आप पे तो खावा है। तो मैं तो महाराजा जी को यही अपील करूँगा कि देखो हम तो फिर भी बिल्कुल ज़मीन से उठ कर के आए हैं, वो तो ऊपर से आए हैं, उनके तो विरासत में सब कुछ मिला है। और विरासत वाले आदमी को इस तरीके से भीड़ इन्फ्लुएंस कर ले, जो कैबिनेट मिनिस्टर तक रहा है, जो हमेशा एमएलए रहा है, जिसकी रगों में राजा महाराजाओं का खून है, वो लोग तक पता नहीं कैसे इन लोगों के झांसे में आ जाते हैं। तो मैं तो आपसे यही कहूँगा कि इन चीज़ों से आप सीखें और अपने काम को बढ़िया से करें, ईमानदारी से, अपनी ताकत से, और अपने ऊपर आत्मविश्वास रखें, अपनी इच्छाओं को पूर्ण करें। आप सभी की इच्छाओं को एक बार पुनः नमन करता हूँ। आप सबकी जय हो।